We will start our next chapter of history, nationalism in India. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमने देखा था कि जो पीछे फर्स्ट चैप्टर था हमारा यूरोप के बारे में था। यूरोप में जो नेशनलिज्म था कैसे आया था। अब धीरे धीरे क्या थी, ये बातें बदलने लग गई थी, लोग समझने लग गए थे। अब सभी के अंदर नेशनलिटी की जो भावना थी वो आने लग गई थी। इसी वजह से ये सारे के सारे क्या हुए थे, चेंजेस इंडिया में भी आए थे। सभी ने अपने सिंबल्स बनाने शुरू कर दिए थे, सॉन्ग्स बनाने शुरू कर दिए थे और आइडियाज़ को फैलाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही वियतनाम में भी और काफ़ी सारे जो कॉलोनीज़ थी उसमें भी क्या हुई थी, ये जो नेशनलिज्म था बढ़ता चला गया था। लोग समझने लग गए थे, अब अपने आप को ग्रुप्स में बांटने लग गए थे। जो कॉलोनियलिज्म था उसको ख़त्म किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट होते जा रहे थे। अब पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जो नेशनलिज्म है वो इंडिया में कैसे आया। लेकिन अब जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है हमारा कि 1920s के बाद इंडिया में जो राष्ट्रवाद है हमारा, नेशनलिज्म है, उसकी ग्रोथ कैसे हुई और उसके लिए हमें क्या क्या किया। तो इसमें हम पढ़ेंगे हमारे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, या फिर और भी काफ़ी सारे मूवमेंट है जो कांग्रेस ने क्या किए थे, शुरू किए थे नेशनलिज्म को लाने के लिए। इसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बनता है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था हमारा, ये कब शुरू हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था और 1919 में ये, वैसे तो ये 1918 में ख़त्म हुआ था, लेकिन ये दिसंबर में ख़त्म हुआ था, जिसकी वजह से कई बार इसको 1920s भी बोल देते हैं। लेकिन ये हमारा ख़त्म हुआ था 1918 में। अब 1919 के बाद क्या हुआ, जो ये मूवमेंट था काफ़ी स्प्रेड हो गया था, हर एक एरियाज़ में फैल गया था। सभी जितने भी सोशल ग्रुप्स थे, न्यू एरियाज़ थे, वो सभी के सभी स्ट्रगल कर रहे थे कि नई तरीके की क्या आएगी, डेवलपमेंट आएगी। अब जो डेवलपमेंट है, अब हम इनको समझेंगे कैसे और ये कैसे इम्प्लीमेंट, इनके जो इम्प्लीकेशंस थे, जो इनके परिणाम थे वो क्या हुए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले भी हम बात कर चुके हैं, जो विश्व युद्ध था हमारा, जो वर्ल्ड वॉर था, उसने हमारी क्या थी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन था, उसको क्या कर दिया था, बिखेर कर रख दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो काफ़ी क्या हो गए थे, हमारे जो एक्सपेंसेस थे वो डिफेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जा रहे थे ना। जो वर्ल्ड वॉर था उसके टाइम में बल्कि हमने लोन लेना शुरू कर दिया था युद्ध के लिए। हमें क्या करना था, हथियार चाहिए थे अलग अलग तरह के, इसलिए हमने उन शुल्क को पूरा करने के लिए, उन ड्यूटीज़ थी जो कस्टम्स को भरपाई करने के लिए हमने क्या किया, तो टैक्सीज़ में, इनकम टैक्स में क्या हो गया था, इंक्रीमेंट हो गया था, इंक्रीज़ हो गए थे। जो प्राइजेस थे वो भी सभी क्या थे, जो कस्टम ड्यूटीज़ थी वो सभी क्या हो गई थी, इंक्रीज़ हो गई थी, मतलब कि डबल के आसपास हो गई थी। अब 1913 और 18 में क्या हुआ, जो कीमतें थी, जो प्राइजेस थे वो सभी लगभग क्या हो गई थी, डबल हो गई थी। और जो सप्लाई थी वो सारी की सारी क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी। और जो लोगों की मुश्किलें थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वॉर में क्या थी, सप्लाई करने के लिए हमें सिपाहियों की ज़रूरत थी। तो गांव से क्या किया जा रहा था, सिपाहियों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा था। इसी तरह से जो ग्रामीण इलाके थे हमारे, जो विलेज के एरियाज़ थे, रूरल एरियाज़ थे, वहाँ पे लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि जो भी जवान दिखते थे उनको वॉर के लिए भेज दिया जाता था, ना तो कोई ट्रेनिंग दी जाती थी, ना कुछ दिया जाता था। अब साथ के साथ जब वर्ल्ड वॉर होगा तो साथ के साथ हमारी जो फसलें हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे देश में फूड की शॉर्टेज हो गई थी। और फ्लू, मतलब कि जब बार बार जब ब्लड तो गिरेगा ही, साथ युद्ध होगा तो क्या होगा, पोल्यूशन टाइप ही, मतलब कि कुछ ना कुछ तो फैलेगा, गंदगी फैलेगी, जिसकी वजह से क्या हुआ,
फ्लू फैल गया था, मतलब कि महामारी भी क्या हो गई थी, फैल गई थी, काफ़ी सारी बीमारियां फैल गई थी। जिसकी वजह से क्या हुआ, इस जो ये बीमारियां फैली थी तो इसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी सारे लोग मतलब कि 120 से 130 लाख तक लोग क्या हो गए थे, इस बीमारी से मारे गए थे। अब लोगों को क्या उम्मीद थी कि जो अगर ये वॉर ख़त्म हो जाएगा तो उनकी जो मुसीबतें हैं ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उनके सामने इसी समय में क्या आया, एक नेता आया जिसने क्या किया, संघर्ष का मतलब कि स्ट्रगल करने का एक नया मोड लेके आया। अब कौन आया था, महात्मा गांधी आए थे, जो 1915 में क्या थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अब जब वो भारत लौटे थे, अब वो जब साउथ अफ्रीका में थे, उन्होंने वहाँ पे भी क्या किए थे, काफ़ी सारे मूवमेंट लड़े थे। जो हमने नेल्सन मंडेला के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। नेल्सन मंडेला की तरह क्या किया था उन्होंने भी, जो नस्ल भेदी सरकार था, जो रेसिस्ट जो रिज़ाइम था, जो अपार्थीड की पॉलिसी थी, उस तरह के क्या किए थे, उसने वहाँ पे स्ट्रगल किए थे। अब जो आइडिया था सत्याग्रह का, वो कैसे आया था, वो कैसे लेके आना चाहता था उसने, ट्रूथ पर और किस पर, सर्च ऑफ ट्रूथ के ऊपर क्या दिया था उसने, जोर डाला था। उसने क्या सजेस्ट किया था कि जो हमारा मेन मोटिव है वो क्या होना चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए। अगर हमें किसी भी इनजस्टिस के अगेंस्ट में स्ट्रगल करनी है तो हमें फिज़िकल फोर्स कर मतलब कि शारीरिक बल की ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्या करना होगा, हम बिना किसी शारीरिक बल का प्रयोग किए, मतलब कि फिज़िकल फोर्स का प्रयोग किए भी बिना, और साथ के साथ ना तो हम एग्रेसिव मतलब कि आक्रामकता का सहारा लेंगे, और जो एक सत्याग्राही है मतलब कि जो सत्य को की राह पर चलने वाला है, वो केवल क्या करेगा, जो युद्ध लड़ेगा वो केवल अहिंसा के रास्ते पर ही, नॉन वायलेंस के रास्ते पर भी लड़कर सफल हो सकता था। अब ये जो क्या लेके आया था, ये फिर सत्य और अहिंसा का नारा लेके आया था, जो महात्मा गांधी था। अब साथ के साथ उसने क्या किए, उसने जो दमनकारी थे, जो उसने क्या किया कि जो ओप्रेसर्स हैं, अब उनको मनाएंगे, किसके लिए, ट्रूथ के लिए, मतलब कि उसको उनको बोलेंगे कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, उनको फोर्स करेंगे कि वो एक्सेप्ट करेंगे, वो जो वायलेंस की जा रही है मतलब कि उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जो स्ट्रगल थी अब बाउंड हो गई थी, अब बंद गई थी, मतलब कि उसने महात्मा गांधी ने क्या किया था, एक सत्य की जीत थी, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहे थे, जो ओप्रेसर्स थे वो भी क्या थे, बातें मानना शुरू कर दी थी उन्होंने भी, मतलब कि बिना हथियार उठाए ही महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था, कुछ सफलता हासिल कर ली थी। अब इस उन्होंने क्या की थी, जो मेन स्ट्रगल थी इनकी क्या थी, सत्य पर जीत। उन्होंने, महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि सत्य हमेशा ही क्या है, जीतता है। अब जो महात्मा गांधी किस में बिलीव करते थे, धर्म में भी बिलीव करते थे और नॉन वायलेंस में भी, और वो क्या कह रहा था कि जो धर्म है और अहिंसा है वो ही क्या कर सकती है, इंडियंस को एकता के, यूनिटी में बांध सकती है। अब जब भारत में गांधी जी वापस आए तो उन्होंने भी क्या किया था, कई जगह पर सत्याग्रह चलाया था, जैसा कि हम 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जो ब्लू रेबिलियन हुई थी 1916 में, क्या हुआ था, जो बिहार के चंपारण इलाके में क्या किया था, उसने दौरा किया अपना, और वहाँ पे क्या देखा, जो किसान क्या कर रहे थे, जो उनका ओप्रेशन किया जा रहा था, जो पीजेंट्स थे वो स्ट्रगल कर रहे थे प्लांटेशन सिस्टम से। प्लांटेशन किसकी की जा रही थी, इंडिगो की जा रही थी। वहाँ पे भी इसने क्या किया था, किसानों को, पीजेंट्स को क्या किया था, प्रेरित किया, इंस्पायर किया था। तो जो हमारा फर्स्ट मूवमेंट था 1916 में, वो कौन सा था, चंपारण मूवमेंट था। और ये कहाँ पर चलाया गया था, बिहार में चलाया गया था, और ये प्लांटेशन सिस्टम के लिए चलाया गया था।
अब 1917 में उसने कहाँ पे गया, वो गुजरात में खेड़ा में गया। वहाँ पे भी उसने किसानों की मदद की थी, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, फसल ख़राब होने के कारण क्या हुई थी, जो प्लेग की क्या हो गई थी, बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी फसलें भी ख़राब हो चुकी थी। जो किसान थे वो लगान मतलब कि जो रिवेन्यू पे करना था उन्हें, वो पे नहीं कर पा रहे थे फसल ख़राब होने की वजह से। इसलिए वहाँ पे उन्होंने भी मूवमेंट लड़ा था कि जो ये पीजेंट्स है इनको ढील दे दी जाए, रिलैक्सेशन दे दी जाए, जो उनको रिवेन्यू चुकाना है उसमें, या फिर माफ़ कर दिया जाए। और 1918 में कौन सा मूवमेंट हुआ था, महात्मा गांधी ने जो सूती कपड़ा, जो कॉटन मिल में हुआ था, ये किसके लिए था, अहमदाबाद में हुआ था, उसके मिल के वर्कर्स के लिए था। उसके लिए जो कारखानों में काम करने वाले मज़दूर थे उसमें, वो क्या चाहते थे, उनको वेजेस भी दी जाए, साथ के साथ क्या दिया जाए उनको, हाँ, उनका ध्यान भी रखा जाए, उनको एनवायरनमेंट भी अच्छा दिया जाए, जो उनकी कंडीशन है उसमें सुधार किया जाए। उसके बाद जो महात्मा गांधी ने 19 ये इसके लगातार ही चले थे। ये उनके जो लोकल मूवमेंट्स भी बोल सकते हैं। जो महात्मा गांधी ने 3 मूवमेंट लड़े थे जो नेशनल लेवल पे थे, वो हम आगे करेंगे। अब 1919 में क्या हुआ, रोल्ट एक्ट आया। जैसा कि हमने 8th क्लास में भी किया है, जो रोल्ट एक्ट था वो क्या था, इसमें किसी भी लोगों को क्या किया जाता था, बिना ट्रायल के जेल में बंद कर दिया जाता था 2 साल तक। अब ना तो उनसे मिलने दिया जाता था, ना उनके ऊपर कोई मुकदमा चलाया जाता था, ना ही उनको ये बताया जाता था कि उनको किस लिए पकड़ा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। और जो ये रोल्ट एक्ट था, जो ये आप अंडरलाइन करोगे, जो ये रोल्ट एक्ट था किस में पास किया गया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर क्या किया गया था, इसको पास किया गया था। और ये किसके लिए किया, ये मतलब कि ओपोजिशन में किया गया था, और ये जल्दबाजी में भी पास किया गया था। अब इससे गवर्नमेंट को क्या मिल गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिल गई थी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनको कुचलने के लिए। और जो साथ के साथ जो वो क्या करती थी, अगर कोई भी 2 मेंबर्स क्या थे आपस में बात करते हुए मिलते थे, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। अब जो महात्मा गांधी थे, अब उन्होंने क्या थे, अब इस तरह से क्या हुआ, जब किया गया तो लोग भड़केंगे, तो हिंसा फैलने लग गई थी। अब महात्मा गांधी क्या थे, नॉन वायलेंस थे, तो इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, इस आंदोलन को ख़त्म करने, रोल्ट एक्ट को बंद करवाने के लिए उसने क्या किया कि वो सिविल डिसओबीडेंस, जो लोग ये कर रहे हैं ना, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट चलाने का क्या किया, आग्रह किया कि वो चलेंगे। तो इसकी वजह से वो हड़ताल पर चले गए 6 अप्रैल 1919 को। अब साथ के साथ क्या हुआ, रैलीज निकालनी शुरू कर दी, जुलूस निकालने शुरू कर दिए। जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर चले गए, जो रेलवे वर्कशॉप थी उनको बंद कर दिया गया। अब सभी जो साथ के साथ जो काम करने वाले थे, जो वकील वगैरह थे, लॉयर्स थे, टीचर्स थे, सभी ने क्या कर दिया, अपनी जॉब छोड़ दी थी और इसमें क्या हो गए थे, वो शामिल हो गए थे। अब साथ के साथ क्या हुआ, ये सारी की सारी जो कम्युनिकेशंस था, रेलवे थी, टेलीग्राफ थी, ये सारी की सारी जितनी भी सर्विसेज थी, ये भी क्या हो गई थी, डिस्टरप्ट हो गई थी, मतलब कि भंग हो गई थी, एकदम से काम नहीं कर रही थी। जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने भी क्या करना शुरू कर, जो लोकल लीडर्स थे अब उन्होंने क्या किया, गांधी जी के जो, क्योंकि गांधी जी हड़ताल पर बैठ गए थे, तो गांधी जी के जो अमृतसर जाने पर क्या किया उन्होंने, अमृतसर जाने के लिए क्या किया गया उनको, कि उनको दिल्ली ले जाया जाएगा। दिल्ली जाने से उन्होंने अमृतसर से क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी को दिल्ली जाने के लिए मना ही कर दी, क्योंकि वो महात्मा गांधी दिल्ली जाकर क्या थे, ब्रिटिशरों के साथ बात करना चाहते थे इस एक्ट के बारे में। अब इसलिए जो गांधी जी के दिल्ली जाने पर भी क्या की गई, पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि उस टाइम क्या थे, जो रोल्ट एक्ट था, जो ये हड़ताल चल रही थी, ये हमारी अमृतसर के अंदर चल रही थी। अब इसी तरह से क्या हुआ, 10 अप्रैल को क्या हुआ कि जो अमृतसर में क्या किया गया, जो पुलिस ने क्या किया, जो भीड़ थी, पीसफुल प्रोसेशन थी, मतलब कि जो शांतिपूर्ण जो वो जुलूस निकाल रहे थे,
तो उस पर क्या कर दिया उसने, हमला कर दिया, गोलियां चला दी। इसके बाद लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, अब लोग क्या थे, भड़क गए कि उन्होंने गोली चला दी, तो इसलिए उन्होंने रेलवे स्टेशंस के ऊपर, पोस्ट ऑफिस के ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, हमले करना शुरू कर दिया, उनको तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। इसी वजह से अंग्रेज़ डर गए, तो उन्होंने क्या किया, एक मार्शल लॉ लेके आए और जनरल डायर ने क्या किया, इसकी कमांड को अपने हाथों में ले लिया। अब जनरल डायर ने क्या हुआ, 13 अप्रैल को जब वो क्या कर रहे थे, महात्मा गांधी के साथ जलियांवाला बाग में जो लोग मीटिंग कर रहे थे, और वहाँ पे क्या था, उस टाइम बैसाखी का मेला लगा हुआ था 13 अप्रैल को। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी जमा थे और वो मीटिंग करने के लिए भी जमा थे इस एक्ट को लेके। अब साथ के साथ क्या कर रहे थे, काफ़ी सारे लोग तो क्या हुए थे वहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए थे कि वो उसका जो रिप्रेसिव में प्रोटेस्ट करवाने के लिए न्यू रिप्रेसिव में थे अंग्रेज़ों के। तो ये इसलिए ये जो इलाका था, जो ये बाग था हमारा जलियांवाला बाग, चारों तरफ मतलब कि 3 तरफ से बंद था, एक ही मेन एंट्री थी। वहाँ पे क्या हुआ कि जो मार्च, अब उनको पता ही नहीं था कि जो लोग वहाँ पे मीटिंग करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। अब जनरल डायर ने क्या किया, हाँ, अपने सैनिकों के हथियारों के साथ वहाँ पर पहुँचा और उसने क्या किया, मैं जो हमारा बाग था उसके निकलने के जितने भी रास्ते थे उनको बंद कर दिया गया। और साथ के साथ क्या किया उसने, जो सिपाहियों ने क्या किया, अंधाधुंध बिना मतलब कि ओपन फायरिंग करना शुरू कर दी गई, जिसके अंदर क्या हुए, काफ़ी सारे लोग मारे गए। और ये साथ ही साथ उसमें बताया गया कि इतनी मतलब कितने सारे लोग मारे गए जो क्या थे, उस मीटिंग में आए भी नहीं थे, वो अपना मेले को एंजॉय करने के लिए आए हुए थे। अब लोग काफ़ी सारे डर गए थे। जो महात्मा गांधी में भी क्या हुआ कि प्रोड्यूसर मोर उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा, नैतिक प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जलियांवाला जो बाग की जो खबर थी, अब जनरल डायर ने गोलियां इसलिए चलाई थी क्योंकि वो क्या करना चाहता था, दहशत फैलाना चाहता था, लोगों को डराना चाहता था। अब धीरे धीरे ये खबर फैलती चली गई और काफ़ी सारे जो नॉर्थ इंडिया के जो टाउन्स थे वहाँ पर क्या हो गए थे, लोग सड़कों पर उतरने लग गए। अब उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दी। जो लोग पुलिस को भी क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने क्लैश करना शुरू कर दिया और जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स किया, उसने क्या किया, ब्रूटल रिप्रेशन किया, मतलब कि निर्ममता के साथ, मतलब कि उसने कोई आसान रास्ता ढूंढा ही नहीं बल्कि और भी लोगों को डराना चाह ब्रूटल मतलब कि निर्मम हत्या करना शुरू कर दी, मतलब कि जैसे आतंकवादी करते हैं। और साथ के साथ उन्होंने सरकार ने लोगों को क्या किया, वो ह्यूमिलिएट भी करना चाहती थी और उनको क्या बताना चाहती थी कि आतंकित करना चाहती थी, टेरराइज मतलब कि उनको डराना चाहती थी, जैसे टेररिस्ट डरा के रखते हैं। अब साथ के साथ उनको क्या बोला गया कि जो सत्याग्राहीज हैं वो क्या करेंगे, अपनी नाक रगड़ेंगे ग्राउंड के ऊपर और साथ के साथ सड़क पर क्या करेंगे, घिसट कर चलेंगे और उन्हें सलाम करना होगा। उन्हें जो ये पुलिस वाले हैं इन सबको सलाम करना होगा कि साहिब है, जो इनके जो सारे साहिब हैं इनको सलाम करना होगा। इसके लिए उन्हें मजबूर किया गया। अब साथ के साथ क्या किया गया, लोगों को कोड़े भी फ्लोज्ड एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड, मतलब कि उनको क्या किया गया, लोगों को कोड़ों के साथ पिटाई की गई। और जो गांव थे, जो गुज्जर वाला गांव है पंजाब के अंदर जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर भी क्या किए गए, बम के गोले भी फेंके गए। और साथ के साथ जो ये हिंसा फैलते फैलते देखते हुए महात्मा गांधी ने क्या किया, ये अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसने वापस ले लिया। अब जो ये आंदोलन, जो रोल्ट एक्ट था, यह एक जो आंदोलन तो था ही, लेकिन ये क्या था, ज़्यादा दूर दूर तक ये फैला नहीं था। महात्मा गांधी ने जो रोल्ट सत्याग्रह चलाया था, अब धीरे धीरे ये क्या हो गई थी, धीरे धीरे खबर आगे बढ़ती जा रही थी। जो आंदोलन थे, अब महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि जो आंदोलन चलाएंगे वो काफ़ी बड़े लेवल पे चलाना चाहते थे। अब उनका मानना था कि जब तक वो हिंदू और मुस्लिम को एक साथ नहीं लेके आएंगे
तब तक ये आंदोलन नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि अकेले हिंदू ही कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने क्या फ़ैसला लिया, जो खिलाफत का मुद्दा उठाया और साथ के साथ वो दोनों कम्युनिटीज़ थी, दो खिलाफत कमेटी थी, उनको क्या लेके आना चाहते थे, वो एक साथ लेके आना चाहते थे। अब पहले हमने जो पहले विश्व युद्ध में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन तुर्की के बारे में पढ़ा था, क्योंकि ओटोमन तुर्की क्या था, उसकी हार हो चुकी थी और इसके लिए जो क्या थी, अफवाहें भी फैली थी कि जो इस्लाम कम्युनिटी है, जो इस्लाम की टेम्पोरियल पावर है, वो क्या थी, खलीफा ओटोमन उसने क्या किया था, एक ट्रीटी सौंप दी थी। किसके ऊपर सौंप दी थी, ओटोमन के ऊपर सौंप दी थी। जो खलीफा था उसकी, तो खलीफा की जो शक्तियाँ थी वो सारी की सारी एक तरह से छीन ली गई थी। अब मार्च 1919 में क्या हुआ, जो बम्बई में क्या किया गया, एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसके जो मेंबर्स कौन कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, कई और साथ के साथ और काफ़ी मुस्लिम क्या थे, मेंबर्स भी थे जो इसके साथ जुड़े हुए थे। अब गांधी जी ने क्या देखा कि गांधी जी ने इसके बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी उन जो मुस्लिम और हिंदू को एक साथ लाने के लिए। अब गांधी जी ने इस तरह से देख के क्या सोचा कि सितंबर 1920 में क्या हुआ, उसने कांग्रेस जो सेशन हुआ था हमारा कलकत्ता में, वहाँ पे उन्हें क्या किया, दूसरे जो नेता थे उनको भी राजी कर लिया कि ताकि वो भी क्या कर सके, उसके आंदोलन में भाग ले सके। इसलिए उसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, जिसको उन्होंने क्या दिया, खिलाफत एज वेल एज जो स्वराज का भी क्या दिया, उसने नाम दिया। अब इसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का नाम ही क्यों रखा, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।